Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We're back again with the Hindu analysis for 3rd of October 2024. 3 अक्टूबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और बिलीव मी आज बहुत ही प्यारा न्यूज़पेपर आया है। क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे पहले आपसे प्रीलिम्स के हिसाब से, कुछ मैप वर्क करेंगे। इसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक्स्ट्रा ही आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस में आपको न्यूज़ प्लस एडिटोरियल दोनों मिलेगा। रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। 2 से 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ हेज फंड एंड अ ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड। तो आपको बताना है कि हेज फंड में और ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में मेन डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस है, ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। ए, हेज फंड्स आर ओनली अवेलेबल टू वेल्दी इन्वेस्टर्स while mutual funds are open to everyone. B, hedge funds can use more aggressive investment strategies while mutual funds are more conservative. C, hedge funds are regulated by the government while mutual funds are not. And D, hedge funds invest in stocks and bonds only while mutual funds can invest in variety of assets. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा। करेक्ट आंसर इज बी। हेज फंड्स जो होते हैं वो एक्चुअली रिस्क टेकिंग होते हैं, तो ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज उसमें रहती हैं, और म्यूचुअल फंड्स चूंकि थोड़ा रिस्क कम रहता है इसलिए कंजर्वेटिव नेचर की रहती है। देखो पहला ऑप्शन कुछ लोगों को लग रहा होगा, लेकिन पहला ऑप्शन में ये लिखा है ओनली अवेलेबल टू वेल्दी इन्वेस्टर्स। ऑफन अवेलेबल टू वेल्दी इन्वेस्टर्स होना चाहिए, ओनली नहीं हो सकता। अब देखो किसी के पास कम पैसे हैं लेकिन फिर भी मान लो इन्वेस्ट करना चाहता है और पैसे इकट्ठे कर लाता है तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा। बट ओनली अवेलेबल टू वेल्दी इन्वेस्टर्स इज नॉट द मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस इज बी, है ना, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इजराइल। इजराइल के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर इनमें से कौन से कंट्री का है। ऑप्शंस आर ए इजिप्ट, बी लेबनान, सी सीरिया, डी जॉर्डन। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा आपको पता चल गया होगा अभी तक, है ना, बिकॉज द होल रीजन इज इन न्यूज। और ऐसे अपने को इनोवेटिव क्वेश्चंस बनाते रहने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी जॉर्डन। जॉर्डन इज द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे मैप भी रखा है, आप देख सकते हैं। ऊपर बॉर्डर लेबनान के साथ तो बहुत छोटा सा बॉर्डर है, फिर सीरिया के साथ है, फिर आप जॉर्डन के साथ देखो पूरा बड़ा सा बॉर्डर है, पूरा वेस्ट बैंक और ये सब पूरा एरिया जो है वो जॉर्डन के साथ है और वो बड़ा बॉर्डर है। इजराइल का इजिप्ट के साथ भी बॉर्डर बड़ा है लेकिन सेकंड नंबर पर है ना, लेकिन सबसे बड़ा तो जॉर्डन के साथ ही है। फिर उसके बाद इजराइल, आप इजिप्ट बोल सकते थे, फिर सीरिया, फिर लेबनान, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको याद रखना पड़ेगा। अगले सवाल पे आते हैं। थर्ड, विच इवेंट इज वाइडली कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट यूएस मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर। तो वियतनाम वॉर में कौन सा इंसिडेंट है इनमें से नीचे लिखा हुआ जिसको आप कह सकते हैं कि यस, यूएस स्टार्टेड द अटैक ऑन वियतनाम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ऑप्शन है द फॉल ऑफ साइगन, सेकेंड है द गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट, द थर्ड इज द टेट ऑफेंसिव एंड द डी इज द माइलाई मैसेकर। तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है द गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट। तो एक इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गल्फ ऑफ टॉनकिन कहाँ पर है। तो अगर आप देखें वियतनाम का ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, है ना, ये अलग अलग प्लेसेस हैं साउथ ईस्ट एशिया के। तो आप हनोई के बगल में जो कैपिटल है वियतनाम की, उसके बगल में आप देखें तो आपको वहाँ पे उसके नदर्न साइड पे आपको गल्फ ऑफ टॉनकिन दिखेगा विच इज इन द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में गल्फ ऑफ टॉनकिन लोकेटेड है एंड इट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ वियतनाम, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा और आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या है आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, ठीक है ना। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फ्रंट पेज के सेकंड पेज में एक खबर मिलेगी, विमेन धाकीज फाइंड देयर ओन रिदम एट पूजा ट्रेडिशंस एमिड सोशल टैबूज। अब होता क्या, विमेन धाकी कौन होते हैं मैं आपको बता दूं। देखो विमेन धाकीज बेसिकली धाक प्ले करते हैं। तो व्हाट इज दिस धाक? धाक इज अ ड्रम, है ना, ड्रम जैसे कि तबला टाइप, तबला तो नहीं बोलेंगे, ये ढोलक टाइप का होता है, बड़ा होता है थोड़ा, लेकिन जैसे आपने ये गणेश पूजन में देखा होगा बड़े बड़े वो बजाते रहते हैं ना, है ना, ढोल ताशे। तो ढोल जो है उसको धाक बोलते हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल रीजन में, ईस्टर्न इंडिया में बोलते हैं इसको धाक बोलते हैं, है ना। और दुर्गा पूजा के टाइम पे अभी जो बेसिकली इसमें इसको मेल डोमेन की चीज़ मानी जाती थी,
तो वहाँ पर ईस्टर्न आपका जो इंडिया है, वहाँ बंगाल वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे विमेन धाकीज जो है दे आर प्लेइंग इट एंड दे आर ब्रेकिंग द टैबूज, है ना। ये टैबू एक तरीके का है, उसको ब्रेक कर रही है। तो विमेन धाकीज अगर आपसे कोई पूछे, धाक पूछे, तो इट इज़ अ ड्रम, है ना, इट इज़ अ ड्रम, इट इज़ अ ढोल आप बोल सकते हैं। एंड इट इज़ अ बेसिकली आर्ट फॉर्म विच वॉज मेनली मेल डोमिनेटेड, बट नाउ दे आर breaking the social taboos. The women are breaking the social taboos. तो this is one important thing which is there. I hope you got clarity. यहाँ पे देखो दूसरी जो न्यूज़ है वो स्टेट लेवल की न्यूज़ है हालांकि, बट चूंकि नाम इसका ऐसा है कि कोई भी एग्जाम इसको पूछ सकता है। तो हाइड्रा ऑर्डिनेंस अगर आपसे कोई पूछे, हाइड्रा ऑर्डिनेंस पूछे कि क्या है, किससे रिलेटेड है, तो इट इज हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड असेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी। याद रखिएगा, हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड असेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी, याद रखिएगा। इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जा रही है प्राइमरली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बेड्स एंड बफर जोन्स फ्रॉम इंक्रोचमेंट, ताकि रिवर बेड्स का और बफर जोन्स का इंक्रोचमेंट ना हो। एक तरीके से कह सकते हैं आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखो कैसा भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको चूंकि इसका नाम ऐसा ना कि क्वेश्चन पूछने में आसानी है, हाइड्रा ऑर्डिनेंस, है ना, तो इसको आप याद रखिएगा, हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड असेट प्रोटेक्शन एजेंसी। तो एक तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए पूछेगा क्या है, से रिलेटेड है, तो आप बता दोगे। दूसरा अगर आपसे पूछता है प्राइमरली क्या काम करता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ रिवर बेड्स एंड बफर जोन्स, ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अगली न्यूज़ पे आते हैं। तीसरी जो न्यूज़ है वो है इंक्लूड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एबी, यानी कि आपका आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम। अब देखो क्या है इसमें, अब ऐसा नहीं कि हैंडीकैप्ड या जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। इसमें नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्चुअली में ग्रुप है, या कहना चाहिए एक तरीके से कहना चाहिए कि आपको कलेक्शन है ऑफ ऑल द डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री, है ना। तो ये बनाया किसने है, तो इसको बनाया है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सनस बोलते हैं। एक क्रॉस डिसेबिलिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्रॉस डिसेबिलिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें बेसिकली जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिसेबिलिटी के लिए काम कर रही हैं, उन सब का ये एक तरीके से कोहोर्ट है, उनका ग्रुप है, ठीक है ना। उसी को ये बोलते हैं नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए डिसेबिलिटी रिलेटेड, और फिर उसका ग्रुपिंग बना दिया है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने सेंटर के पास जाकर ये कहा है कि आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, विच इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और उसमें क्या क्या होता है आपको पता है ना। हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख का पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, है ना, याद रखिएगा, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है, ठीक है ना। एंड दिस इज ओवर 55 करोड़ पीपल, पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। तो बट ये जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ में इन्होंने ये कही है कि आप इसमें जो डिसेबिलिटी के लोग हैं उनको इंक्लूड करो विदाउट एनी इनकम और एज क्राइटेरिया। अब इनका कहना ये है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिल रहा, अगर वो कंडीशन मैच करेंगे तो उनको मिलेगा, बट क्या कंडीशन क्या है, कंडीशन है एज की और इनकम की। तो इनका ये कहना है नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क का कि अगर डिसेबल्ड पॉपुलेशन है या डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको आप इंक्लूड करो बिना किसी क्राइटेरिया के, है ना, विदाउट एनी इनकम और एज क्राइटेरिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि क्या इनका कहना है। कहने से ज़्यादा जरूरी हमको 2-3 जो चीज़ें थी वो पता चलेंगी, तो वो आपको याद रखना है। आगे मूव करते अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री लॉन्चेस स्पेशल वेलफेयर पैकेज फॉर ट्राइबल विलेजेस। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। याद रखेगा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इतनी डिटेल आई नहीं है, मैंने वेबसाइट में डाल दी है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसका मेन एम रहेगा जो ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं लगभग 550 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। बेसिक फैसिलिटीज़, बहुत सारी पैकेज ऑफ फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करना है इन ट्राइबल विलेजेस में, ठीक है ना। अब धरती आबा कौन थे मैं आपको बता दूं, तो बिरसा मुंडा
याद रखिएगा बिरसा मुंडा हु वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फ्रॉम झारखंड, इंपॉर्टेंट ट्राइबल फिगर फ्रॉम झारखंड, उनको धरती आबा कहा जाता था, ठीक है ना, याद रखिएगा उनको धरती आबा कहा जाता था। एंड बिरसा मुंडा का नाम आपने मुंडा रेबेलियन में बहुत ज़्यादा सुना होगा, एंड वेरी फेमस नेम इन द, जब भी अपन ट्राइबल रेबेलियन की बात करते हैं तो एक तो संथाल रेबेलियन हो गया, फिर मुंडा, काफ़ी ज़्यादा हम इसको बात करते हैं ना, सीधो और कानू थे संथाल रेबेलियन में, फिर बिरसा मुंडा का मुंडा रेबेलियन में हम काफ़ी जानते हैं उसको। नाउ द फोकस ऑफ दिस स्कीम इज़ लाइक जनमन पैकेज। जनमन क्या था, पीएम जनमन अगर पूछे वो भी ट्राइबल से लिए था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए था। उसी की तरह इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें होम स्टे प्रोग्राम है, तो कि अप टू 5 लाख रुपए हर ट्राइबल फैमिली को दिया जाएगा टू कन्वर्ट देयर हाउसेज इनटू होम स्टेज फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म। इसके अलावा उनको पक्का घर बनाए जाएंगे, रोड्स बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन, एलपीजी कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एंटायर स्कीम, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। नैनो डायमंड्स स्पन एट 1 बिलियन RPM टू टेस्ट द लिमिट्स ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टेस्ट हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है नैनो डायमंड से, तो वो हम ज़रूर देख लेते हैं। जो आपका एफएनडी यानी कि फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड है ना, एफएनडी क्या होता है, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स। ये क्या होते हैं एक्चुअली, ये नैनोमीटर साइज के डायमंड होते हैं जिनको कार्बन नैनो पार्टिकल से बनाया जाता है। क्या होते हैं, नैनोमीटर साइज के डायमंड्स होते हैं। बनाया किससे आता है, कार्बन नैनो पार्टिकल से बनाया जाता है। कंडीशंस क्या लगती हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन लगती हैं, एंड दे आर स्टेबल अंडर लाइट एंड आर नॉट टॉक्सिक टू लिविंग थिंग्स, है ना, दे आर स्टेबल अंडर लाइट और वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, ठीक है ना। दे हैव वेरी ह्यूज एप्लीकेशन इन हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग में इनका काफ़ी एप्लीकेशन है। माइक्रो स्केल टेम्परेचर सेंसिंग में इनका काफ़ी इस्तेमाल है, एंड को रिलेटिव माइक्रोस्कोपी में इनका काफ़ी इस्तेमाल है। इसके अलावा बायोलॉजी में जो एफएनडीज हैं यानी कि फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है टू ट्रैक सेल्स एंड देयर प्रोजनी ओवर लॉन्ग पीरियड। तो सेल्स और उनके प्रोजनी को ट्रैक करने के लिए भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो 4 इस्तेमाल मैंने आपको बताए, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, माइक्रोस्केल टेम्परेचर सेंसिंग, कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी और टू ट्रैक सेल्स एंड देयर प्रोजेनीज ओवर लॉन्गर पीरियड। तो ये चारों लिख लीजिएगा, नोट्स आप बना रहे होंगे आई होप, है ना। अब फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, फ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है, तो फ्लोरेसेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि वो लाइट एमिट करता है ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी जब उसके ऊपर लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी पड़ती है। तो अगर लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी आप उसके ऊपर मारेंगे तो फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी क्या करेगी, उस मटेरियल से फिर लाइट ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी निकालेगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। एक और न्यूज़ है, ब्राज़ील्स कोस्ट इरोडिंग फास्टर देन एवर। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन के एडवांस होने के कारण ब्राज़ील का जो कोस्ट है वो इरोड कर रहा है। अब ब्राज़ील के कोस्ट के कौन कौन से रीजन है, तो एक अताफोना रीजन है, देयर इज अ वन रीजन अटाफोना रीजन। देखो आप लिख रहे हो कोस्टल एरियाज लाइक अताफोना, एक ये रीजन है, याद रखिएगा। इसके अलावा बीच इन पोंटा नीग्रा भी एक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सी साइड रिजॉर्ट्स इन द ब्राजीलियन रीजन, तो नदर्न पार्ट में। तो पोंटा नीग्रा हो गया, अटाफोना हो गया, दीज आर द रीजंस। इसके अलावा एक रिवर का भी नाम है यहाँ पे, पराइबा रिवर, तो याद रखिएगा ब्राजीलियन रिवर है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिल्टिंग हो गई है पराइबा रिवर पे, तो दिस हैज रिजल्टेड इन द इरोजन ऑफ अताफोना कोस्ट। तो पराइबा रिवर याद रखिएगा, अताफोना कोस्ट याद रखना है, और आपको तीसरा जो नाम मैंने आपको बताया वो भी पोंटा नीग्रा। तो these are the places in Brazil which are famous and which are losing the coast due to the advance of Atlantic Ocean and climate change and all. ठीक है, I hope you got clarity regarding all this. Now we come to the editorial part, a case of nothing but patent censorship. अब यहाँ पर जो ऑथर ने बताया है, सितंबर 20, 2024 जस्टिस AS चंदूरकर बॉम्बे हाई कोर्ट का, ही ब्रोक अ टाई दैट इमिनेटेड आउट ऑफ अ प्रीवियसली स्प्लिट वर्डिक्ट, ठीक है ना। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है इन द डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच। एक्चुअली क्या रूलिंग है मैं आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के जो रूल्स हैं उसमें एक प्रोविज़न है रूल 31B का 5,
रूल 3(1)(v) का 5 क्या बोलता है मैं आपको बता दूं। वो ये कहता है कि अगर इंटरनेट में कोई ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई फैक्ट चेक यूनिट, अब देखो जब आप पूरा रूल पढ़ोगे ना, इंटरमीडिएरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि गवर्नमेंट एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगा। गवर्नमेंट क्या बनाएगा? एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगा जिसका काम क्या रहेगा? इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ को ढूंढना, बताना। तो उसमें एक रूल था 3(1)(b)(5) जो कहता था कि अगर गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट ने ये देख लिया कि कोई फेक न्यूज़ इंटरनेट पे है किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, जो कि फेक न्यूज़ है, ठीक है ना, और अगर उसने ये कह दिया फैक्ट चेक यूनिट ने कि जो होस्ट है यानी कि जो इंटरमीडियरी है उसने रीजनेबल एफर्ट नहीं लगाए हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, तो फिर उसको क्या किया जाएगा? सेफ हार्बर नहीं दिया जाएगा। ऐसे इंटरमीडियरी को सेफ हार्बर नहीं दिया जाएगा। सेफ हार्बर क्या होता है? सेफ हार्बर एक इम्यूनिटी है जो कि इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ लीगल एक्शंस दी जाती है। जैसे मान लो ट्विटर में करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं ट्विटर को, तो अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है ना, तो उसके लिए वो ट्विटर का प्लेटफॉर्म तो जिम्मेदार नहीं है ना, उसने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आपको अपनी बात रखने का, ठीक है ना। तो सेफ हार्बर यही है कि चूंकि जो लाइबिलिटी है वो इंटरमीडिएट या प्लेटफॉर्म पे लाई नहीं करती कि कौन व्यक्ति क्या लिख रहा है। हाँ, अगर प्लेटफॉर्म को पता चलता है तो वो उसको हटाने के प्रयास करेगा, इफ मिस इन्फॉर्मेशन को या कोई ऐसे एक्सप्लिसिट कंटेंट है तो उसको हटाने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन उसकी लीगल लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं बनती है। तो ये सेफ हार्बर कहलाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यही इस रूल्स में लिख दिया था कि अगर गवर्नमेंट कह देती कि कोई चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन है और उस प्लेटफॉर्म ने पूरे स्टेप नहीं उठाए तो उनको सेफ हार्बर का लाभ नहीं मिलेगा। अब जो जज थे उनका ये कहना था कि अगर आप सेफ हार्बर नहीं दोगे बेसिकली इंटरमीडिएरी को या प्लेटफॉर्म को, तो एक तरीके से ये अगेंस्ट है राइट टू फ्री स्पीच। क्यों? क्योंकि जब आप उनको सेफ हार्बर नहीं दोगे तो वो यूज़र्स को पोस्ट नहीं करने देंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर वो यूज़र्स को पोस्ट नहीं करने देंगे तो इट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेशन है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है ये। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हालांकि गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था और कहा कि पहला चीज़ तो ये कि ये लॉ जो है वो कोवर्सिव नहीं है और हम किसी को कंपेल नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक तरीके से हम तो लिबर्टी दे रहे हैं इंटरमीडिएरी को कि भाई आप अपने जो भी हम मैटर है बोलें आपको उनको हटा सकते हो, आप ये कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं देना चाहिए कि वो स्प्रेड कर सके फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो मतलब अपने जज थे उनका ये कहना है कि नहीं, अगर आप सेफ हार्बर हटाते हो तो इट विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वो नहीं हटाना है। सेफ हार्बर देखो सेक्शन 79 IT एक्ट के अंतर्गत है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उनके ऊपर लीगल लाइबिलिटी नहीं आती अगर कोई व्यक्ति कुछ पोस्ट करता है तो। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है चाइना वियतनाम रेड डिप्लोमेसी। अब इस आर्टिकल में बहुत प्यारा एक टर्म है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और नॉर्मली देखो क्या है, चाइना वियतनाम दोनों ही आप देखेंगे तो थोड़ा कम्युनिस्ट रिजीम की कंट्रीज रही हैं, चाहे हो ची मिन हो रहे हों, चाहे माओ जेडोंग रहा हो, है ना। तो दोनों के नाम आपको पता होंगे, हो ची मिन के भी, ची मिन और दूसरा माओ जेडोंग के भी। तो ये सब सारे रेड कॉरिडोर वाले एरियाज़ के लोग हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मतलब आइडियोलॉजिकली दोनों कंट्रीज एक तरीके से हो सकता है कि सेम हो आइडियोलॉजिकली, मतलब कि दोनों कंट्री आइडियोलॉजी की सेम आइडियोलॉजी को मानते हैं, बट ऐसा नहीं कि उनके अंदर डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट फिर भी है। ऑथर ने वही बताया कि हालांकि दोनों का बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा है, बायलैटरल ट्रेड चाइना वियतनाम का बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन फिर भी इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ किसको लेकर के हैं? इश्यूज़ लेकर के हैं आपके साउथ चाइना सी को लेकर के। साउथ चाइना सी जिसमें आपका स्प्रैटले पैरासेल आइलैंड आता है, तो वहाँ पे एक डिस्प्यूट है जो कि अराइज करता है। इसीलिए वियतनाम जो है वो एक डिप्लोमेसी फॉलो करता है, एक स्पेशल टाइप की डिप्लोमेसी फॉलो करता है जिसको बोलते हैं बैम्बू डिप्लोमेसी। याद रखिएगा, देयर इज अ टर्म विच हैज़ बीन यूज्ड बाय द ऑथर, बैम्बू डिप्लोमेसी। अब आप बोलेंगे सर कहाँ यूज़ किया है, ऐसा तो नहीं आप खुद ही बना के बोल रहे हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है, इश्यूज पहले लिखे हैं। इश्यूज क्या क्या हैं? टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ओवर द पैरासेल आइलैंड, ट्रेड डेफिसिट्स एंड सिक्योरिटी वरीज हैज़ प्रॉम्प्टेड हनोई टू परस्यू बैम्बू डिप्लोमेसी। तो बैम्बू डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि जैसे वियतनाम क्या कर रहा है, इंडिया के साथ भी रिलेशन रख रहा है, रशिया के साथ भी रिलेशन रख रहा है, यूएस के साथ भी रिलेशन रख रहा है, जापान के साथ भी रिलेशन रख रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप इस तरीके से अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करते हो बाय हैविंग मल्टीपल अलाइनमेंट्स एंड ऑल, इसको बैम्बू डिप्लोमेसी बोलते हैं। क्यों बोलते
बोलते हैं इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैम्बू क्या होता है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल प्लांट होता है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, हवा चलेगी तो झुक जाएगा, सब सब मतलब टूटेगा नहीं, तो इसलिए इसको बैम्बू डिप्लोमेसी कहा गया है ना। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी। तो ये दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको यहाँ से भी। अगला जो आर्टिकल है वो है वाई स्पेशल स्टेटस फॉर लद्दाख। लद्दाख अब अपने लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहा है। आपको पता होगा सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट्स बनाई गई थी, मतलब इनके ऊपर डायरेक्टली नहीं बनाई गई थी बट सॉर्ट ऑफ बनाई गई थी, ठीक है ना। तो सोनम वांगचुक के बारे में आपको बता दूं कि ही हैज़ वर्कड अ लॉट इन लद्दाख, बहुत ज़्यादा काम किया है। नाउ ही इज डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ताकि उस रीजन को ऑटोनॉमी दी जा सके। अब पहले तो ऑथर ने यहाँ बताया कि जो इंडिया है वहाँ पे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म तो आपको पता है कि भाई जो पावर होती है जब अलग अलग टीयर्स में, अलग अलग लेवल्स में ट्रांसफर की जाए, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, तो उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। इंडिया में लेकिन हमारे यहाँ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, क्योंकि स्टेट्स के अंदर भी वेराइटी है। कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है, कुछ स्टेट्स के पास कम ऑटोनॉमी है। अब ज़्यादा ऑटोनॉमी वाले स्टेट्स कौन से हैं? जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आते हैं। शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं, याद रखिएगा, है ना। रीजन्स जो होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं वो शेड्यूल 5 में होते हैं। ट्राइबल एरियाज आर बेसिकली जहाँ पे जो शेड्यूल 6 में आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले तो ऑथर ने बताया कि बहुत सारे रेबेलियंस हुए थे, ट्राइबल रेबेलियंस हुए थे, जैसे कोल रेबेलियन हुआ 1831-32, संथाल 1885, मुंडा रेबेलियन 1899, 900, बस्तर रेबेलियन 1911। अब देखो इससे एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेंज करो इन सारे को इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसको आप अरेंज करके लिख लेना, अपने पास दिमाग में बिठा लेना, बस वही क्वेश्चन आ सकता है इससे, है ना। बाकी तो फिर मुंडा संथाल के अंदर के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दूं, 5th शेड्यूल जो होता है इट इज़ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज, है ना। ये कौन डिक्लेयर करता है शेड्यूल्ड एरियाज? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। एंड द गाइडिंग नॉर्म्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया इंक्लूड प्रिपेयर्डनेस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, कॉम्पैक्टनेस ऑफ एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है कि नहीं है ना, उसके इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कितना है, ये सारी चीज़ें देख करके आप उसको डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट उसको, ठीक है ना। 10 स्टेट्स प्रेजेंटली हैं शेड्यूल्ड एरियाज के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आप मेरे को एक बार नाम लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कौन से 10 स्टेट्स हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जो कि सेटअप की जाती है ऐसे स्टेट्स में। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसमें 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं, और 3/4 इसके मेंबर जो होते हैं वो ट्राइबल MLAs होते हैं फ्रॉम द स्टेट। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी याद रखें, काउंसिल से याद रखना, ठीक है ना। एंड दे बेसिकली प्रोवाइड एडवाइस पर्टेनिंग टू द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दीज स्टेट्स। तो इन स्टेट्स के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए ये वेलफेयर के लिए एडवाइस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। गवर्नर जो रहते हैं वो मतलब इसमें रेगुलेशंस बनाते हैं, लेकिन रेगुलेशंस कब बना पाएंगे? जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, गवर्नर रेगुलेशन बना सकते हैं ऐसे एरियाज के लिए, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको याद रखना है। एंड गवर्नर ही रेगुलेट करते हैं बिजनेस ऑफ मनी लेंडर्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज, एंड गवर्नर में ऑल्सो डायरेक्ट दैट अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शेल नॉट अप्लाई और अप्लाई विद मॉडिफिकेशंस इन शेड्यूल्ड एरियाज। तो गवर्नर ही बताएगा कि कौन से सेंट्रल के जो नियम हैं जो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। इसके अलावा 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरियाज ऑफिशियली ट्राइबल एरियाज कहलाते हैं। 4 स्टेट्स हैं अभी, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, एंड 10 ट्राइबल एरियाज इन 4 स्टेट्स के हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, जैसे उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी, इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है ट्राइबल एरियाज में, ठीक है ना। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, एंड नॉट मोर देन 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड रेस्ट आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है ना। रेस्ट इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। बहुत सारे पावर्स हैं एडीसी के पास टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, रेगुलेट शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम्स एटसेट्रा का, मतलब वाइड रेंजिंग पावर। तो 6th शेड्यूल में ज़्यादा पावर है, ऑटोनॉमी है, 5th शेड्यूल में थोड़ा कम ऑटोनॉमी है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड दे कैन ऑल्सो असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, इम्पोज टैक्सेस, दे कैन ग्रांट लाइसेंसेज और लीजेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, है ना। दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो देखो बहुत सारे पावर्स हैं इन द ट्राइबल, दे हैव मोर पावर्स देन द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, ठीक है ना।
ठीक है, ग्रेटर ऑटोनॉमी होती है। अब यहाँ पर ऑथर ने वही बोला है कि भैया लद्दाख भी वही डिमांड कर रहा है 6th शेड्यूल की ऑटोनॉमी को, है ना, 5th एंड 6th शेड्यूल के अलावा भी, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे कि आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए, 371B असम के लिए, 371C मणिपुर के लिए, 371F सिक्किम के लिए, 371G मिजोरम के लिए, 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू लोकल कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू नागालैंड एंड मिजोरम। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आप याद रखिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। हेज फंड्स फ्लॉक टू चाइना। यहाँ पे मैंने वही आपको बताना चाहता था, हेज फंड्स क्या होते हैं। हेज फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट फंड होता है जहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल पूल देयर मनी टुगेदर एंड प्रोफेशनल मैनेजर, जो हेड फंड मैनेजर होता है, वो उस पैसे को हाई रिटर्न्स के लिए लगाता है। तो देखो यहाँ पे मेन एम क्या है, हाई रिटर्न्स, हाई प्रॉफिट। तो जब हाई रिटर्न्स आप हाई प्रॉफिट आप बोल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है दैट बिकम्स रिस्की, है ना, क्योंकि वो रिस्क में लगाएंगे। एंड इट इज ऑफन अवेलेबल टू वेल्दी इंडिविजुअल, ऑफ एंड ऑनली लिखा है, देखो ऑफ एंड ऑनली, ऑफ एंड अवेलेबल टू, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, तो ये इसलिए रिच इंडिविजुअल्स के लिए ही रहता है, लेकिन वो मेन डिफरेंस नहीं है ना। दूसरा एक टर्म हेजिंग भी होता है। अब हेज फंड आपने देख लिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, देखो शब्दों का अंतर है बस। हेज फंड में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हेजिंग एक स्ट्रेटजी है जहां पे लॉस कम करना है। देखो लॉस कम से कम होना चाहिए। पहला आपने बोला प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा होता है वो रिस्की होता है ना। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि लॉस कम से कम होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट से मेरे को मतलब नहीं है लेकिन लॉस मेरा नहीं होना चाहिए, तो ये रिस्क कम रहेगा, और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो रिस्क को कम करने के लिए होती है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, और हेजिंग जो टेक्निक है वो रिस्क कम करती है। क्यों? क्योंकि वो लॉस नहीं होने देती, लॉस नहीं होना है उसमें। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। लिटिल प्रेस्पा लेक ऑन एल्बानियन ग्रीक बॉर्डर स्लोली डाइंग। तो याद रखिएगा लिटिल प्रेस्पा लेक, नाम जरूर याद रखना, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछता है। तो लिटिल प्रेस्पा लेक जो है, इसको कभी स्मॉल लेक प्रेस्पा भी कहा जाता है, एंड ग्रीक टेरिटरी में है, और उसकी कुछ सडन टिप जो है वो अल्बानिया में भी रहती है। तो याद रखिएगा आपको, दिस इज़ स्लोली डाइंग। पहले बहुत ज़्यादा मतलब वाटर क्लियर था इसका, इस लेक का, लेकिन नाउ इट हैज़ बिकम जस्ट मतलब पूरा मार्शी लैंड के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।